सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देश भर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के बीच हरियाणा में भी मजदूरों को घर भेजने के नाम पर सियासत हुई। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने बाहर से आए मजदूरों को हरियाणवी बताया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आभार जताते हुए उन्हें पैसे देने का प्रस्ताव लौटा दिया। सीएम ने कहा कि हर श्रमिक के हितों की रक्षा करना हरियाणा सरकार का संकल्प है और राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों के योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार खुद प्रवासियों का खर्चा उठाएगी। कुछ जगह पर मजदूरों के असंतोष की खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में भी इस पर राजनीति हुई। उसके बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि मजदूरों पर लाठीचार्ज न हो और मजदूरों के मुद्दे पर सरकार को अब विपक्ष घेर रहा है, सवाल उठा रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रमणीक मान जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं केवल ढींगरा साहब। सबसे पहले केवल ढींगरा साहब, अब हरियाणा सरकार का ये कहना कि जो श्रमिक हैं वो हमारे ही हैं और उनका खर्चा खुद सरकार उठाएगी, तो फिर अब आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से इस मुद्दे को टैकल किया जा रहा है? नहीं, देखिए, हरियाणा जो मजदूर हैं, प्रवासी हैं, मजदूर हैं, जो हमारे भाई हैं, हरियाणा के सभी लोग हैं, ये हरियाणा सरकार ने इतनी देर क्यों लगाई ये मामला कहने में कि ये हमारे लोग हैं। आज देखिए, चौथा लॉकडाउन चल रहा है। इतनी संवेदनशील जो है, असंवेदनशील सरकार है, वो चौथे लॉकडाउन के अंदर ये बात कह रही है। पहले लॉकडाउन के अंदर उनके साथ क्या बना, दूसरे लॉकडाउन के अंदर उनके साथ उनको खाना उपलब्ध नहीं हुआ, तीसरे लॉकडाउन में उनको खाना उपलब्ध नहीं हुआ। जब तीसरा लॉकडाउन निकला तो लोगों ने उठ के घर से चलना शुरू कर दिया। अब एनजीओज ने और जो दूसरे लोग थे उन्होंने उनके खाने की व्यवस्था करवाई। देखिए, वो लोग बहुत इस समय जो है बढ़ाई के हकदार हैं कि हमारे जो संस्थाएं हैं या जो एनजीओज हैं उन लोगों ने उन लोगों को जितनी देर खाना खिलाया वो लोग चलते रहे। आज जो है जिस तरह से यमुनानगर का हाल ही की घटना हुई, इधर से पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उधर से यूपी पुलिस खड़ी है और जो हमारे प्रवासी मजदूर बेचारे भाई हैं वो खेतों के अंदर भाग रहे हैं और उनकी हालात ऐसी कर दी लोग इन हरियाणा सरकार ने। एक तरफ से पीछे से लाठियां पड़ रही हैं, एक तरफ से आगे से पुलिस खड़ी है उनको आगे ना आने देने के लिए। किस तरह का हमारा जो प्रदेश है, आप क्या आरोपों पर जवाब लेते हैं? ये सभी देख रहे हैं। मान साहब जी, देर कर दी एक तो आपने सुनने में और मजदूरों को परेशानी हो रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जहां तक हरियाणा सरकार का संदर्भ है, हरियाणा सरकार ने एक तो करीबन 12 लाख लोगों को तकरीबन 4,000 रुपए प्रति माह देने का काम शुरू किया है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का एक वित्तीय पैकेज अलग रखा हुआ है और 8 लाख ऐसे प्रवासी जो मजदूर भाई हैं अपने पास जिनका पंजीकरण हुआ है, उनमें से करीबन 2 लाख के लगभग प्रवासी मजदूर यहाँ से हरियाणा सरकार की व्यवस्था के अनुसार जा चुके हैं। तीसरा, यहाँ से करीबन 100 ट्रेनें और 500 बसों को 500 चक्कर लगेंगे बसों के, जिसके माध्यम से अपने प्रवासी भाइयों को उनका जो गृह राज्य है वहां तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से अभी आपने चर्चा करी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कही गई थी अपने पत्र के माध्यम से कि जो वित्तीय खर्चा आएगा वो उसका वहन करने के लिए बिहार सरकार तैयार है। उसके प्रति उत्तर में माननीय मनोहर लाल जी ने ये कहा कि हरियाणा अपने भाइयों का सम्मान करता है और जो बिहार से हमारे पास प्रवासी भाई आए हुए हैं, यहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, उनका सब घर जाने का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। देखिए भाई साहब, मैं आपसे एक बात बड़े स्पष्टता से ये समझाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ विपक्ष के भाइयों को भी कि आपदा का, त्रासदी का और एक वैश्विक महामारी का समय है जिस समय हमारे को राजनीति करने से बचना चाहिए और हमारे को मानवता के ऊपर केंद्रित अपने ध्यान रखना चाहिए और उसी दिशा में हमारे को कार्य भी करना चाहिए। अब एक मानवीय प्रवृत्ति है, अभी कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान अगर भारतीय किसी विदेश में भी है, उसकी भी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो अपने घर लौट आए और ऐसा कदापि नहीं है कि सभी लोग जो है वो अव्यवस्था के कारण या अनाराजकता के कारण प्रदेश को छोड़कर जाना चाहते हैं। कुछ लोग स्वतः अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1.5 लाख से अधिक ऐसे लोगों ने पंजीकरण करवाया है जो अपने गृह राज्य से पुनः हरियाणा में आना चाहते हैं। और ये जो 8 लाख मैंने आपसे कहा था प्रवासी मजदूर भाइयों ने पंजीकरण करवाया था,
उनमें से कईयों ने जाने से भी इनकार कर दिया है। ठीक है, वो खुश है, ठीक है। व्यवस्थाओं से। ढींगरा साहब, ये व्यवस्थाओं से राजनीति से बचने का वक्त है क्या? ये क्या समझ पा रहे हैं? क्या आप राजनीति कर रहे हैं इस पर? देखिए, ये कहना कि वो लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ये राजनीति है। कौन अपनी मर्जी से जाता है? एक श्रमिक आदमी कोई भी फैक्ट्री में अगर काम कर रहा है, कहीं भी मजदूरी कर रहा है, कहीं भी कोई काम कर रहा है, वो लोग काम छोड़ के अपने घर नहीं जाते। ये लॉकडाउन पहला जो है, ये फैसला जो है सरकार का था। दूसरे लॉकडाउन का फैसला फिर सरकार का था। तीसरे लॉकडाउन का फैसला फिर सरकार का था और चौथे लॉकडाउन का भी फैसला सरकार का है। ये सरकार अपने पल्ला नहीं झाड़ सकती। इन्होंने रोका सबको कि आप लोग यहीं बैठे रहो और फैक्ट्री वालों को कह दिया कि आप अपनी फैक्ट्रियां बंद कर लो, आप सभी अपने काम बंद कर लो, आप लोगों को इजाजत नहीं देते हम काम करने की। यह फैसला सरकार का था और सरकार को ही उनको खाना मुहैया कराना चाहिए था। सरकार की ड्यूटी बनती थी उनको पैसा देने की। सरकार को ड्यूटी बनती थी कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की गुणगान कर रही है, सिर्फ लोन के लिए दिया जा रहा है। सरकार को चाहिए था कि उनकी जेब में पैसा डालती, जो कि हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने कहा भी कि ये लोग इस समय ये काम करने का फायदा नहीं है, पैसा जो है उनकी जेब में डालना चाहिए सीधे, जिससे जो प्रवासी है वो अपनी जगह पे बैठा रहे और अपनी रोटी पानी खाता रहे। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिस वजह से जो मजदूर है वो अपने घरों को। ठीक है, मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभी मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं इनकी अज्ञानता के ऊपर हैरान हूं या इनके शब्दों को लेकर उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं। बहरहाल मैं प्रयास करूंगा कि मैं शब्दों की मर्यादा को रखते हुए इनकी बात का उत्तर दूं। पहली बात, आपने कहा पहले से लेकर चौथा लॉकडाउन सरकार ने किया, बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार ने किया, आपके मंगल के लिए किया, समस्त भारतवासियों के मंगल के लिए किया। आप बताइए मेरे को कि भारत की जितनी बड़ी आबादी का कोई देश हो, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काउंट करते हो या प्रोग्रेसिव कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट करते हो, उसके अंदर इस प्रकार से कंट्रोल किया हो। मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा लॉकडाउन था जो भारत के अंदर लागू हुआ, जिसके अंदर 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में डाला गया, वो हमारे मंगल के लिए डाला गया। अब ये आप कहते हैं कि खाना, पैसा और पैकेज। अब मैं आपको इन तीनों बातों का उत्तर देता हूँ। पहली चीज, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, हरियाणा सरकार की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि 12 लाख लोगों के खाते में सीधा 4,000 रुपए प्रति माह डाला जा रहा है और जितने लोगों को राशन है वो केंद्र सरकार की ओर से भी और हरियाणा सरकार की ओर से भी उनको अतिरिक्त राशन और उनको फ्री राशन दिया जा रहा है। उसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार दी, आप उनको सुना कीजिए। उसकी जानकारी माननीय वित्त मंत्री जी जो निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी कई बार दी, उसको भी आपको सुनना चाहिए। जो 25 मार्च के लॉकडाउन में 26 मार्च को जो 1,75,000 करोड़ का जो पहला पैकेज था, जो मान साहब, लेकिन फिर बॉर्डर पे ये तस्वीरें देखने को क्यों मिली? क्या इसे संभाला जा सकता था? जी, मैं उसका भी उत्तर देता हूँ। देखिए क्या है कि या हरियाणा को जो श्रमिक मजदूर है, जो हिमाचल से आ रहे हैं, जो पंजाब से आ रहे हैं और जो इधर राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं, राहदारी का रास्ता बना दिया हरियाणा को। इन्होंने अपने प्रदेशों से तो भेज दिया, उनको जाने दिया। अब यहाँ पे एक माहौल ऐसा बन गया कि जहाँ पे स्थिति बाहर जा रही नियंत्रण से, वहां पे पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया, जो कि उचित नहीं है। उसके विषय में गृह मंत्री माननीय अनिल विज ने भी बड़े स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो कर्म है करने का तरीका ठीक नहीं था। यदि इस प्रकार की कहीं स्थिति उत्पन्न होती है तो उच्च अधिकारियों को वहां पे जाके स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि वहां पे बल प्रयोग किया जाए। तो इसका खंडन भी किया है। और जो सवाल अभी कांग्रेस उठा रही है, जो सवाल ढींगरा साहब उठा रहे हैं, क्या वो जायज सवाल है? देखिए, मैं 2-3 बातें इस बारे में बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ तो इनके सवाल जायज है और कुछ इनके सवालों में अराजकता फैलाने का प्रयास है। जैसे इन्होंने कहा कि पैसे, देखिए 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो श्रमिक मजदूर है उनकी जेब में पैसा यानी कि पॉकेट मनी डाला जाए, जो कि मैंने आपको बताया कि 12 लाख लोगों को प्रति माह 4,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जा रहे हैं और 1,200 करोड़ रुपए प्रति माह का एक वित्तीय पैकेज हरियाणा सरकार ने अनाउंस किया है। तो वो 2 महीनों में 2,400 करोड़ रुपए हो चुका है। बहरहाल अब मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो प्रवासी मजदूर वापस जाना चाहते हैं उनके लिए 100 ट्रेन और 5,000 बसों का प्रबंध भी हरियाणा सरकार ने किया। तीसरी बात जो है, जो पैकेज की बात कर रहे थे, अभी खाना, पैसा मैंने बता दिया, पैकेज की सुनिए। ये अधिकांश जो मजदूर है, 1 मिनट देखो, सिर्फ 30 सेकंड और दीजिए ना, आपकी बात जी।
ये जो श्रमिक मजदूर है, ये श्रमिक मजदूर अधिकांश जो है ये एमएसएमई सेक्टर के अंदर काम करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, या ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनका निश्चित रूप से कोई रड़ी फेड़ी का काम जो है वो इतनी जल्दी नहीं छूटने वाला, तो वो अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं, पलायन कर रहे हैं। परंतु जो लोग एमएसएमई के माध्यम से अपना जीवन ग्रहण करते हैं, उनका रोजगार कारोबार जो चलता है, अगर हम उन इंडस्ट्रीज को पुनः स्टार्ट करने के लिए, जिस प्रकार से आपकी जानकारी में होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर कई क्लस्टर्स के अंदर जहां पे लेबर को होल्ड करने का इनके पास प्रावधान था, उनको इंडस्ट्रीज को रन करने का लाइसेंस भी दिया है। केंद्र सरकार की ओर से एमएसएमई को पैकेज दिया गया। अगर काम होगा वो नौकरी पे जाएंगे, अपने घर को वापस नहीं जाएंगे। तो इट इज अ मल्टी प्रोंग, मल्टी लेयर्ड अप्रोच। ऐसा नहीं है कि जेब में पैसा डालते रहिए और नहीं बैठे रहिए, ऐसा नहीं होता। उनको काम भी चाहिए, क्योंकि 4,000 रुपए प्रति माह जो हरियाणा सरकार दे रही है, केंद्र सरकार से जो राशन मिल रहा है, वो सब्सिडेंस अलाउंस है। उन लोग कमाने के लिए आए हैं भाई, वो काम करेंगे। ठीक है, ढींगरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ढींगरा साहब, इंडस्ट्रीज को एक पैकेज दिया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है उनके अंदर एक इकोनॉमिक पैकेज, जिसके माध्यम से पुनः एक बार ये इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी हो और ये सब श्रमिक मजदूरों को यहाँ पे रोजगार मिले। ठीक है, ढींगरा साहब देखिए, अगर इतना ही इन्होंने काम किया है तो मजदूर सड़कों पे क्यों हैं? ये इन्होंने इतना ही, ये इनकी विफलता की निशानी है सीधा, कि अगर इन्होंने 12 लाख जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है तो लोग सड़कों पे क्यों हैं? अगर उनको मिल जाता 2400 करोड़ रुपया अगर इन्होंने बांटा है तो लोग सड़कों के ऊपर क्यों हैं? लोग आज अपनी घर पे जाने के लिए तैयार क्यों हैं? लोग इनकी विफलता के कारण अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनकी विफलता जो है, क्योंकि लोगों को ना पर्याप्त भोजन मिला, ना उनको रहने की व्यवस्था मिली, ना उनको जो किराया देना था, जिन जिन घरों में वो किराए पे मजदूर रह रहे थे, उसको ना उनका किराया मिला। अगर उनको मिला होता तो वो अपने घरों को नहीं जाते। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने उनको जल्दी व्यवस्था कराई, इंडस्ट्री शुरू की। अगर इंडस्ट्री शुरू की होती, चौथा लॉकडाउन के बाद आज कह रहे हैं कि इंडस्ट्री हम ऑरेंज जोन में डाल के शुरू कर देंगे। ये हरियाणा की विडंबना है कि चौथे लॉकडाउन 2.5 महीने के बाद हो रहा है। आज मार्च 20 तारीख को लॉकडाउन हुआ था और 20 तारीख से लेके अप्रैल बीत गया, मई एंड होने जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि अब हम इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं। वो लोग जो भूखे 1.5 महीने 2 महीने रहे, उन लोगों का क्या? उन लोगों के लिए कौन सी इंडस्ट्री चली? आज इंडस्ट्री को आप शुरू भी करना चाहेंगे तो वो लोग अपने घरों घर ही जा चुके, वो लोग पलायन कर चुके। आज कौन सी इंडस्ट्री चला लेंगे? ये इनको यह समझ में नहीं आ रहा कि इनकी विफलताओं का टोकरा है। ये कौन है विफलताओं का जो इन्होंने किया है? इन्होंने पंप को बजा दिया है विफलताओं का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि हम मजदूरों को, फैक्ट्रियों को चलाने की बात कर रहे हैं। जो लोग अपने घरों में चले गए मजदूर, उनको वापस कैसे लाएंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए सर, विफलताओं का टोकरा है ये। नहीं, अब साहब विफलताओं के टोकरे की यदि बात करना चाहेंगे तो कुछ कांग्रेस शासित जो प्रदेश है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आप उनको भी देख लीजिए। वहां से क्या पलायन नहीं हो रहा है? क्या वहां से लोग नहीं जा रहे? क्या अभी बॉम्बे की जो आपने मुंबई के जो रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ लगी देखी थी, आपने वो नहीं देखी थी क्या? तो ये जब आप विफलताओं का टोकरा आप जब कहते हैं, सबसे पहले एक बार नजर उठा के ऊपर देखिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी फंड है, कितनी बड़ी बिछड़ी आपके सिर के ऊपर विफलताओं की, और कितना बोझ है आपके सिर के ऊपर विफलताओं का, वो समझने का प्रयास कीजिए। बहरहाल मैं आपको हरियाणा के संदर्भ में बता दूं, 8 लाख ऐसे 8 लाख ऐसे लोगों ने, जिन्होंने प्रवासी मजदूर भाइयों ने जिन्होंने पंजीकरण करवाया था, उनमें से अधिकांश जो है वो अब वापस नहीं जाना चाहते हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। केवल 2 लाख के लगभग जो है 1,60,000 18 तारीख का आंकड़ा है, वो आंकड़ा इधर से प्रवासी मजदूर जा चुके हैं। आज भी अंबाला से बसें गई है, आज भी यहाँ से हरियाणा सरकार व्यवस्थाओं के माध्यम से भेज रही है। आपकी बात से मुतमईन नहीं है वो? अब ना हो उनका अधिकार है भाई, वो विपक्षी दल है, वो मुतमईन ना हो हमारे को। देखिए, हम तो अपनी बात बता रहे हैं, हम तो आपको यथास्थिति से अवगत करा रहे हैं। अब इनका ये कहना कि यदि आप इतने ही सफल थे तो लोग जाना क्यों चाह रहे हैं? अरे भैया, बात यह है कि आपको 4,000 रुपए महीना यदि पर्याप्त नहीं है, और अगर आपको सरकार के द्वारा दिया गया जो अतिरिक्त राशन है वो पर्याप्त नहीं है, और अगर आपकी तरफ की, देखिए, एक मानव जो है मानवीय प्रवृत्ति है। मैं भी यदि अपने घर से दूर होता, मैं लॉकडाउन में फंसा होता, मेरा भी प्रयास होता कि मैं अपने घर को, अपने गाँव को वापस लौट करा, मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के पास वापस लौट जाऊं। मैंने आपसे, जैसे पहले आपसे मैंने अर्ज किया
कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। ठीक है सर, अब थोड़ी सी वक्त की कमी है, ढींगरा साहब अपनी बात रख लीजिए। जी। परंतु ये कहना कदापि उचित नहीं है कि अपने विफलता। अच्छा ढींगरा साहब मुझे इतना बता दीजिए, अभी आप चाहते क्या हैं? प्रवासी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए क्या होना चाहिए, ये बताइए संक्षेप में। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी इन्होंने थोड़ी सी बात रखी, मैं उसका थोड़ा सा जवाब दूंगा, उसके बाद मैं कहता हूं सेंटर की जो गाइडलाइन थी, अगर हमारी स्टेटें, कांग्रेस की स्टेटें उसको फॉलो नहीं करती तो भी ये लोग यही आगे बोलते कि सेंटर की गाइडलाइन थी, हमारी कांग्रेस की स्टेटों ने ये फॉलो नहीं करी। जब हम फॉलो करते हैं तो उसको विफलताओं की बात करते हैं कि वहां पे भी देखना चाहिए। अरे हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं भाई साहब, तो मोदी जी का नहीं सर, अब मेरे पास वक्त की कमी है। ढींगरा साहब सीधे सीधा बताइए, अभी आप चाहते क्या हैं? हरियाणा की स्टेटों ने वो फॉलो किया। आपके पार्टी के प्रवक्ता है पंकज पुनिया, गाइडलाइन थी, सुनिए आप सुनिए, अरे गाइडलाइन सुनिए, आपकी पार्टी के प्रवक्ता है पंकज पुनिया ने MS 1 के डिबेट में दावा किया था। जा रहे हैं वो किसकी पंकज पुनिया का जिक्र मत करिए, बहुत चर्चा में हो आज। अरे साहब, हम 500 करोड़ रुपए जो राहुल गांधी ने दिए थे वो कहाँ है? वो 30% तो दिखा दो। वो तो कहते हैं कि भाजपा वाले। चलिए जी, फिर मैं थोड़ा सा चाह रहा था कुछ निकल कर आ जाए कंक्लूजन कि आप चाह क्या रहे हैं अभी, लेकिन कुछ मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, फिर आगे चर्चा करेंगे कभी, तो चीजों को और समझेंगे। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल बड़ा मजदूरों का है कि श्रमिकों की समस्याएं, उनका समाधान कब तक हो पाएगा और कुछ अच्छी तस्वीरें आखिर कब देखने को मिलेगी। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।